हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। जैसा कि आपको पता है, हम 2017 का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे सेक्शंस को ऑलरेडी हमने सॉल्व कर भी लिया है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने आपसे बोला था साथ में आप भी सॉल्व करते चलो, जिससे ये कंफर्म होता चले कि आपके क्वेश्चंस कितने नंबर में सही हो रहे हैं, राइट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी पेपर को आगे, यानी आज हम कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन से शुरू करेंगे। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के सेक्शन में शुरुआत होगी कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन से, जिसमें कई सारे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक तरीका होता है एग्जामिनर का आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मतलब ढेर सारे पैसेज दे दिए एग्जामिनर ने और हर पैसेज में 3 या 4 क्वेश्चंस भी हैं। अब स्टूडेंट को लगता है कि यार इतना बड़ा पैसेज पढूं पहले मैं, उसके बाद इसके आंसर्स करूं। कई बार वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला ऑप्शन चूज करें। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं कैसे जो क्वेश्चंस होते हैं पैसेज के, उनको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। एक बात आपको बहुत खास ध्यान रखनी है, वो बात है कि जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में आपको मिलेगी, मतलब पैसेज में अगर लिखा है कि दिन में चांद निकलता है और रात में सूरज निकलता है, सपोज ऐसा लिखा है और आपको पता है ये गलत है, तो भी आप आंसर्स को इसी हिसाब से करोगे जिस हिसाब से पैसेज कह रहा है। आप बात समझिए, कई बार आपको इमोशनली बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इंफॉर्मेशन को पैसेज में दे सकता है, लेकिन आप कभी भी उस हिसाब से कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को नहीं यूज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको पैसेज को आंसर करना होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन शुरू करते हैं। डायरेक्शंस कह रहे हैं इन दिस सेक्शन यू हैव 6 शॉर्ट पैसेजेस। कितने पैसेज दे दिया भैया? 6 पैसेज दे दिया। यहां पे देखो, कंफ्यूज करने के लिए तो 2-3 ही काफी होते हैं, बट इन्होंने कितने पैसेज दे दिए? 6 पैसेज आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं। After each passage, you will find some questions based on the passage. अब हर पैसेज के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। फर्स्ट रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। पहले पैसेज को पढ़िए, उसके बाद उसको आंसर करिए कि इस पैसेज के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड ऑप्शंस एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर ओनली। देखो यहां पे मेंशन भी कर दिया है, ये कह रहा है कि आपको जो भी चीजें आंसर करनी है वो सिर्फ पैसेज के बेस पे या जो ऑथर ने कहा है उसके बेस पे ही करनी है। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, वरना इमोशनल होकर अगर आप आंसर करोगे तो पैसेज यहां पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अभी समझ गए होगे आप डायरेक्शंस आपसे क्या करवाना चाहते हैं। अपने इमोशंस को बिल्कुल काबू में रख के सिर्फ दिमाग चला के यहां पे आंसर देना है। तो चलिए पैसेज 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं पैसेज 1 हमसे क्या कह रहा है। व्हेन जॉनथन, अब ये जॉनथन किसी आदमी का नाम हो सकता है या किसी भी चीज का नाम हो सकता है, अभी मालूम नहीं है। देखो द सीगल, सीगल क्या होता है? एक बर्ड होता है, ठीक है। सीगल एक बर्ड होता है। सीगल का नाम क्या है? जॉनथन नाम है, ठीक है। तो पैसेज कह रहा है व्हेन जॉनथन केम इट वाज वेल आफ्टर डार्क। डार्क का मतलब यहां पे क्या है? रात हो चुकी थी या अंधेरे के बाद में। एंड ही फ्लोटेड इन मूनलाइट ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन। मूनलाइट में मतलब चांदनी रात में वो कहां तैर रहा था या कहां उड़ रहा था? सरफेस ऑफ द ओशन, मतलब जो ओशन था उसके सरफेस पे उड़ रहा था, ठीक है। हिज विंग्स वर रैग्ड बार्स ऑफ लेड बट द वेट ऑफ फेलियर वॉज इवन हेवियर ऑन हिज बैक। अब ये कह रहा है कि वो बुरी तरीके से जख्मी था और उसके जो पंख थे वो बहुत भारी लगने लगे थे, है ना, मतलब बिल्कुल बेकार हो गए थे और उसको भारी लगने लगे थे। सोचो जैसे आपका हाथ दोनों इंजर्ड हो जाए, अब आपको कैसा लगेगा? यही भार लगने लगेगा। और अगर बिल्कुल हट्टे कट्टे हो तो हाथ बिल्कुल वेटलेस लगेगा। तो वही बात यहां पे हो रही है। ही विश्ड फीबली, फीबल का मतलब होता है बहुत कमजोर। He wished feebly that the weight would be just enough to drag him gently down to the bottom and end it all. ठीक है। अब जब परेशानी में होता है आदमी तो इसी तरीके से चीजें सोचता है। चलिए, बट सून ही केम बैक टू नॉर्मल, और ये कह रहा है कि वो जल्दी ही नॉर्मल पोजीशन में या नॉर्मल कंडीशन में आ गया। He pushed wearily away from the dark water and flew towards the land. अभी कह रहा है कि जो अंधेरा बिल्कुल पानी था वहां से वो जल्दी जल्दी क्या करके आ रहा है? एकदम थका हारा था बिल्कुल, अब उसके पास ताकत नहीं बची थी। तो यहां पे जो वेरीली लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाना, है ना। ही पुश्ड वेरीली अवे फ्रॉम द डार्क वाटर एंड फ्लू टुवर्ड्स द लैंड। अब अल्टीमेटली जब किसी को भी मुसीबत से बाहर निकलना होगा और मान लो वो ओशन में है, तो ओशन से किस साइड आएगा? वो लैंड की साइड आएगा, जमीन की साइड आएगा। तो वही काम ये भी कर रहा था।
ग्रेटफुल फॉर वॉट ही हैड लर्न अबाउट वर्क सेविंग लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग। और उसके बाद में ग्रेटफुल था, कृतज्ञ जिसको बोलते हैं, कि मतलब जो उसने सीखा किस चीज के लिए, लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग के बारे में जो उसने सीखा उसके लिए वो ग्रेटफुल था। ठीक है, अब यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक सीगल जो पक्षी है उसकी बात हो रही है जो इंजर्ड है काफी ज्यादा। यहां पे कह रहा है कि बट द वेट ऑफ फेलियर, यहां पे कह रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज होगी जो वो करने गया होगा और वो फेल हो गया होगा, राइट। अब यहां पे कोई अटेम्प्ट किया होगा इस सीगल ने जिसमें वो फेल हो गया होगा, तो इस चीज का फेलियर वाले कॉन्टेक्स्ट से हमने मीनिंग निकाल लिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा करने गया होगा जिसमें वो फेल हो गया होगा और उसके विंग्स बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं जिसको वो आगे कैरी करना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अल्टीमेटली वो लैंड यानी कि सेफ जगह पे पहुंच गया है। और उसने सीखा क्या है, लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए जो भी उसने चीजें सीखी हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल है। तो फिलहाल यहां पे पूरा पैसेज का जो स्ट्रक्चर है वो यही बात कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछना चाहता है, उस हिसाब से फिर थोड़ा सा माइंड और बॉगल करके देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हमें समझने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है बेटा, चलो तो पैसेज 1 को अभी आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या निकल रहे हैं। साथ साथ में अगर आप करते चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ये, है ना। तो हमारे पास इस वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 89 और 90 हैं। 2 क्वेश्चन है हमारे पास में, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द वर्ड वेरीली मीन्स, अभी बताया था वेरीली का मतलब क्या है बेटा, देखो ध्यान, अभी बताया था वेरीली का मतलब क्या था, अभी बताया था वेरीली का मतलब यहां से हमने क्या निकाला था, वेरली का मतलब निकाला था ही पुश वेरली, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली थका हारा होना, है ना, थका हुआ होना मतलब वेरी। तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, वेरली का बहुत थका होना। यहां पे कौन सा वाला वर्ड अगर हम ले लें तो उसका मीनिंग बहुत थका हुआ निकलेगा। देखो टायरलेस का मतलब होता है जो कभी थक नहीं रहा है, उसको टायरलेस बोलते हैं। तो यहां पे मुझे वेरली का मतलब बताना है, अगर बहुत थक जाएगा तो क्या कभी थकेगा ही नहीं तो वेरी तो होगा ही नहीं, इसलिए ए बाहर है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बुरी तरीके से थका हुआ होना, तो फिलहाल ये आंसर ठीक लग रहा है। सैडली तो उदास हो गया, एंड अनकॉन्शियस इज बेहोश, तो ए सी और डी तो ऐसे ही बाहर हो गए। इकलौता आंसर कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। ये कह रहा है द सीगल सफर्ड बिकॉज, अब जो सीगल था उसको परेशानियां आई थी, क्यों आई थी। अब अभी तक फिलहाल हमें ये तो मालूम नहीं है कि क्यों परेशानियां आई थी। हो सकता है उसने जो चैलेंज लिया था या उसने जो अटेम्प्ट किया था जिसमें वो फेल हो गया था उसकी वजह से आई हो। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे उसके बाद चलेंगे वापस क्वेश्चन पे या पैसेज पे देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन यहां पे फिट हो सकता है। देखो द सीगल सफर्ड बिकॉज, ए बोल रहा है he had tried to do something that other seagulls had not done। ये वाला बहुत हद तक मुझे लॉजिकल लग रहा है क्योंकि उसने कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, ये बात जो पैसेज में कही गई थी, उस हिसाब से ए वाला थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। चलो बाकी पढ़ के देखते हैं। प्रोबेबली ही हैड बीन अटैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर बर्ड, क्या कोई सा भी हिंट है इस चीज का पैसेज में कि कभी भी उसको अटैक किया गया था, कोई हिंट नहीं है। तो बी पे हम इमोशनल होकर आंसर टिक नहीं करेंगे। सी देखते हैं, प्रोबेबली ही हैड बीन अटैक्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग क्रीचर इन द सी, कोई जिक्र नहीं है इस चीज का पैसेज में, तो सी वाले पे भी नहीं जाएंगे। डी देखो बोल रहा है ही हैड स्वून्ड एंड फॉलन इनटू द वाटर, स्वून का मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो क्या वो बेहोश होकर पानी में गिर गया था, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन बेहोश होकर वो गिरा नहीं था, वो लैंड तक आ गया था और उसने ये भी बोला कि मैंने सबक सीख लिया है। तो डी वाला भी यहां से बाहर हो जा रहा है। तो देखो बी, सी और डी तो एकदम दुनिया के बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन ए ने थोड़ा बहुत लॉजिक बनाया है कि उसने कुछ ऐसा ट्राई किया था जो सीगल्स ने अभी तक बाकी नहीं किया था। इस वजह से मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना प्रेफर करूंगा। सो 90 वाला क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है आपसे, मतलब इस पैसेज में 4 क्वेश्चन है, 89, 90, 91 एंड 92। चलिए देखते हैं 91 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए हिज विंग्स वर रैग्ड बार्स ऑफ लेड, मीन्स दैट, इस चीज का मतलब क्या है, उसके विंग्स जो थे वो रैग्ड बार्स ऑफ लेड थे। ए कह रहा है हिज विंग्स वर डैमेज्ड एंड सपोर्टेड बाय बार्स ऑफ लेड। अब यहां पे ऐसा कुछ तो हमने नहीं सीखा कि उसके विंग्स डैमेज हो गए थे और बार ऑफ लेड लगा हुआ था, कहीं पे भी हमने इसका मीनिंग नहीं देखा, तो ए बाहर हो गया। तो ए वाला पार्ट किधर हो गया, बाहर। बी देखो हिज विंग्स वर डैमेज्ड एंड देयरफॉर वेरी हेवी। अब वही मैंने बोला था ना आपसे कि अगर मान लो हाथों में दोनों आपके चोट लग जाए तो ये बॉडी हाथ को कैरी करने में ऐसा लगेगा बहुत हैवी हो गया है ना। तो उसके विंग्स क्या थे, डैमेज थे और इसलिए उसको बहुत हैवी लग रहे थे। तो ये बी वाला ऑप्शन काफी हद तक लॉजिक बना रहा है, बट फिर भी सी डी पढ़ लेते हैं।
तो बी वाले को सस्पेक्ट रखते हैं, सी पढ़ते हैं। ही हैड रैग्स एंड बार्स ऑफ लेड ऑन हिज विग्स, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। रैग का मतलब कचरा होता है, बार का मतलब होता है, बार ऑफ लेड का मतलब होता है कोई लेड जो सब्सटेंस होता है उसकी एक छड़ी या डंडी होना, तो ये तो कहीं से सेंस नहीं बना रहा। डी देखिए, हिज विंग्स वर ब्रोकन लाइक पीसेस ऑफ लेड, कहीं नहीं बोला गया था ये चीज, है ना, तो डी भी बाहर हो जाएगा। इकलौता ऑप्शन जो सेंस दे रहा है वो क्या है, उसके विंग्स में चोट लगी थी, डैमेज हो गए थे वो, इसलिए उसको हैवी लग रहे थे वो कैरी करने के लिए। समझ गए आप? चलिए, तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, देखते हैं 92 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 ये है, द लेसन दैट ही हैड लर्न्ड दैट डे वाज अबाउट। अब सीगल ने क्या चीज सीखा था, एक लेसन सीखा था उस दिन, कि मतलब लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग वाला एक लेसन सीखा था। तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या कह रहा है, उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहला है नॉट फाइटिंग विद स्ट्रॉन्गर बर्ड्स, जस्ट बिकॉज कोई फाइट हुई नहीं थी तो ये लेसन तो सीखेगा ही नहीं, ए बाहर हो गया। बी कह रहा है फ्लाइंग कैरिंग बार्स ऑफ लेड ऑन हिज विंग्स, कोई सेंस नहीं बना रहा इस चीज का, क्योंकि बात ही नहीं हुई है जब, तो ये सेंस कैसे बनाएगा या ये चीज सीखेगा कैसे, ठीक है। तीसरा देखिए, डाइविंग टू डीप इनटू द सी, डी बोल रहा है फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड्स, कौन सा वाला सेंस बना रहा है, डी वाले की बात पैसेज में की है, सी का कोई जिक्र है ही नहीं है ना। तो अल्टीमेटली हम जब फ्लाइंग की बात कर रहे हैं तो डी वाले से मतलब हमें जो पैसेज में सीख मिलेगी वो भी फ्लाइंग के बेसिस पे मिलेगी। जब डाइव मारा नहीं जा रहा है तो डाइव की सीख कैसे मिल जाएगी। सो ए बी सी यहां से बाहर किए जाते हैं और बच जाता है अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी एज दी करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। तो इस पैसेज नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। पैसेज नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 2 क्या कहना चाहता है। चलो, पैसेज नंबर 2 कह रहा है, वेकेशनिंग ऑन अ मोटरसाइकिल यू सी थिंग्स इन अ वे दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। अगर कह रहा है कि आप किसी मोटरसाइकिल पे चलो, है ना, मतलब मोटरसाइकिल चलाते हुए आप किसी वेकेशन पे जाओ, तो उससे जो नज़ारे दिखते हैं वो बाकी किसी चीज से कंपेयर ही नहीं किए जा सकते। काफी हद तक ये बात सही भी कही जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ कार you are always in a compartment and because you are used to it you do not realize that through that car window everything you see is just more TV। अभी कह रहा है जब आप कार में ट्रैवल करते हो, मान लो एक कार है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपके सामने एक शीशे जैसा होगा, ये आपके सामने विंडशील्ड होगी, आप इसके सामने से सब कुछ देख रहे होगे इस तरीके से। ये बहुत हद तक कैसा हो गया, टीवी में चीजें देखने जैसा, है ना। तो ये कह रहा है कि कार में आप एक कंपार्टमेंट में होते हो और बिकॉज आप उसी चीज से यूज टू हो चुके होते हो, आपको रियलाइज ही नहीं होता कि कार विंडो के थ्रू जो भी आप देख रहे होते हो वो सिर्फ टीवी जैसा ही लगता है ना। यू आर अ पैसिव ऑब्जर्वर एंड इट इज ऑल मूविंग बाय यू बोरिंगली इन अ फ्रेम। ये कह रहा है आप पैसिव ऑब्जर्वर हो। अब ये पैसिव ऑब्जर्वर का मतलब क्या है जरा समझिए। देखो, जैसे मान लो मैं बाइक पे जा रहा हूं, जो भी नजारा होगा वो सीधा मेरी आंखों में पड़ेगा, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हो गया, एक्टिव ऑब्जर्वर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कार से जा रहा हूं, अब जो भी नजारा होगा वो मेरी विंडशील्ड पे दिखेगा, मतलब मेरी जो कार के सामने पहला शीशा होता है उस पे आएगा, फिर उसके थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो मैं कैसा हो गया, पैसिव ऑब्जर्वर हो गया। ये बात यहां पे कही है, ठीक है बेटा। एंड इट इज ऑल मूविंग बाय यू बोरिंगली इन अ फ्रेम। ऑन अ मोटरसाइकिल हाउएवर द फ्रेम इज गॉन। मोटरसाइकिल पे क्या होता है, कोई फ्रेम ही नहीं होता है ना। यू आर कंप्लीटली इन कॉन्टैक्ट विद इट ऑल। आप कंप्लीटली, आप पूरी तरीके से किसके कांटेक्ट में होते हो, सीन के जो भी नजारे हैं उसके कांटेक्ट में होते हो। यू आर इन द सीन नॉट जस्ट वॉचिंग इट एनीमोर एंड द सेंस ऑफ प्रेजेंस इज ओवरवेलमिंग। अब कह रहा है कि आप खुद भी उस सीन में इंक्लूड हो जाते हो। जैसे शीशा लगा है तो आप एक दूसरी तरफ हो और सीन दूसरी तरफ है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो आप खुद उस सीन का पार्ट हो जाते हो। तो अल्टीमेटली ये पैसेज क्या कर रहा है, ये बाइक राइड और मोटरसाइकिल राइड को कंपेयर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी नजारे आप देख रहे होते हो वो कितना क्लोजली आपसे रिलेटेड होते हैं इस बात से, ठीक है। तो देखते हैं इस पैसेज में बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हमसे पूछे गए हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल हमें करना है क्वेश्चन नंबर 93 आंसर करना है, ठीक है। The writer likes traveling on the motorcycle. What is the most likely reason for this? राइटर जो है वो मोटरसाइकिल राइड करना पसंद करते हैं, इसके पीछे सबसे मेजर रीजन क्या है ये पूछा गया है। द मोटरसाइकिल हैज नो विंडोज, द मोटरसाइकिल डज नॉट गो एज फास्ट एज अ कार, एज द ट्रैवलर इज यूज्ड टू कार्स, ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल इज अ चेंज,
ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल द राइटर फील्स दैट ही इज पार्ट ऑफ द सीनरी। अब देखो जरा ध्यान से, मोटरसाइकिल के पास कोई विंडो नहीं होती है, क्या ये रीजन है राइटर के ना ट्रैवल करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकेंड, मोटरसाइकिल की विंडोज नहीं होती हैं, इस वजह से क्या वो मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं। राइटर क्यों मोटरसाइकिल पे प्रेजेंट ट्रैवल करना पसंद करता है? क्योंकि जो सीनरी होती है वो इमीडिएटली राइटर के सामने है और राइटर भी अपने आप को उसका पार्ट समझता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो कह रहा था मोटरसाइकिल हैज नो विंडोज, अब विंडो के बेसिस पे हमने मोटरसाइकिल और कार को कंपेयर किया ही नहीं है, तो इस वजह से ए भी रीजन नहीं हो सकता। बी देखो, द मोटरसाइकिल डज नॉट गो एज फास्ट एज कार, अब कौन सी चीज तेज चल रही है इस पे तो बात ही नहीं हुई है, तो बी भी बाहर हो गया। सी देखो, एज अ ट्रैवलर इज यूज्ड टू कार्स, ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल इज अ चेंज, अब इस वजह से भी कोई बात नहीं हुई है कि थोड़ा चेंज लेने के लिए मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं, तो देखो ए बी सी तो सीधा सीधा बाहर हो गया। डी देखते हैं, ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल द राइटर फील्स दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द सीनरी, और इस तरीके से वो कैसे करता है? एक्टिवली सीनरी को एंजॉय भी कर पाता है बेटा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करता है? एक्टिव तरीके से सीनरी को एंजॉय कर लेता है। इस वजह से पार्ट नंबर डी के साथ हमें जाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 93 किसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आई गेस सो उस साइड में, 94th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ। मतलब ऐसा नहीं कि जो पैसेज में लिखा है एग्जैक्टली वही लिखा होगा, क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ में कौन सा आएगा? अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है ना। जो सटीकता से लिखा होगा पैसेज में, मे बी वो ना लिखा हो, आपको उसके अराउंड जो भी होगा वो बताना होगा, ठीक है। तो 94th में क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ। अब पढ़िए इसके ऑप्शंस। द राइटर डज नॉट लाइक टीवी एज इट गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ थिंग्स, ठीक है। द राइटर लाइक्स टीवी, देखो राइटर को टीवी तो बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि राइटर ने बोला कि अगर आप कार में जाके कार के शीशे से सीनरी देख रहे हो तो वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप टीवी में देख रहे होते हो, है ना। इसका मतलब है राइटर टीवी के फेवर में नहीं है, तो बी वाला तो यहां से बाहर कर देते हैं, क्योंकि राइटर डज नॉट लाइक टीवी वाली बात यहां पे कही गई है ना बेटा। तो राइटर लाइक्स टीवी अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सी देखो, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द पिक्चर इज इन अ फ्रेम, ठीक है, पॉसिबल है ये वाला भी। राइटर टीवी को नहीं पसंद करता क्योंकि पिक्चर फ्रेम में होती है। डी कह रहा है द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द प्रोग्राम्स आर बोरिंग, अब ये भी नहीं है कि प्रोग्राम्स उसके बोरिंग होते हैं इस वजह से नहीं पसंद है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, ए और सी। देखो पूछ रहा है कि ट्रुथ के सबसे करीब कौन सा है, मतलब जो पैसेज में लिखा होगा उसके करीब लगभग कौन सा है। देखो सी कह रहा है द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द पिक्चर इज इन अ फ्रेम, अब टीवी है तो फ्रेम में ही तो पिक्चर होगी, इस वजह से वो नहीं लाइक करता है, ऐसा नहीं बोला है। ए देखो, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी एज इट गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ थिंग्स, टीवी उसको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो चीजों को बहुत ज्यादा नैरो कर देता है, मतलब बहुत सारा सीन होगा उसको वो छोटे से फ्रेम में कर देगा, है ना। इसीलिए तो राइटर कह रहा था कि अगर आप मोटरसाइकिल पे चलोगे तो पूरा सीनरी आपका है, लेकिन अगर आप कार से देखोगे तो छोटे छोटे फ्रेम्स में आपको वही सारी चीजें दिखेंगी, तो इस वजह से ही टीवी को वो पसंद नहीं कर रहा था। तो इसलिए हम सी को बाहर करके ए के साथ जाएंगे, जो काफी हद तक जो पैसेज में लिखा है उसी बात को वो कर रहा है। इस वजह से 94th क्वेश्चन वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95th पे आते हैं। इन अ कार यू आर ऑलवेज इन अ कंपार्टमेंट, ठीक है, एंड बिकॉज यू आर यूज टू इट यू डू नॉट रियलाइज दैट, ठीक है। कह रहा है कि कार में आप हमेशा कंपार्टमेंट में होते हो और क्योंकि आप उससे यूज टू हो चुके हो आपको रियलाइज नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। इन दिस सेंटेंस इट रेफर्स टू, अब यहां पे इट किस चीज को रेफर कर रहा है? देखो इट यहां पे कहां लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है इट, है ना। आपको बताना है इट किस चीज को रेफर कर रहा है, किस चीज के लिए इट को यूज किया गया है। तो पहला है ट्रेवलिंग इन अ कार, always being in a compartment, example one's room office, seeing the scenery through the window frame, seeing so much TV at home। तो देखो डी तो बाहर हो गया, है ना, इसमें कहीं ये नहीं बोला गया कि बहुत सारा टीवी आप देख रहे हो। पहला बोल रहा है ट्रेवलिंग इन अ कार, अब यू आर यूज टू इट, क्या कह रहा है? इन अ कार, कार में आप हमेशा कंपार्टमेंट में होते हो और क्योंकि आप उस चीज से यूज टू हो चुके हो। किस चीज से यूज टू हो चुके हो? किसी चीज को एक छोटे से फ्रेम से ही देखने के यूज टू हो चुके हो, ठीक है। यू डू नॉट रियलाइज दैट, आपको रियलाइज नहीं होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग इन अ कार बाहर हो जाएगा। बी देखो, ऑलवेज बीइंग इन अ कंपार्टमेंट, एग्जांपल वंस रूम ऑफिस,
सीइंग द सीनरी थ्रू द विंडो फ्रेम। अब यहां पे हमको बात किस चीज की करनी है, सीनरी देखने की, इसलिए बी वाले की बात यहां पे गड़बड़ है, क्योंकि कंपार्टमेंट में रहना नहीं, चीजों को उसी तरीके से देखने की। तभी देखो टीवी वाले फ्रेम की बात भी हुई थी, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, सीनरी देखने वाला, ये नहीं कि हम रह कहां रहे हैं। तो बीइंग इन अ कंपार्टमेंट का मतलब है कंपार्टमेंट में रहना, फ्रेम में रहना, लेकिन यहां बात हो रही है सीनरी देखने की। इस वजह से बी ना चूज करके मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करने पे। तो आंसर हो जाएगा सीइंग द सीनरी थ्रू द विंडो फ्रेम। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो, सो 95 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीइंग द सीनरी थ्रू द विंडो फ्रेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखो क्या कह रहा है। इन द लास्ट सेंटेंस द राइटर टॉक्स ऑफ अ सेंस ऑफ प्रेजेंस, ही इज रेफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। आपको बताना है लास्ट सेंटेंस में ऑथर कह रहा है सेंस ऑफ प्रेजेंस, है ना। वो सेंस ऑफ प्रेजेंस किस चीज के बारे में बता रहा है। तो चलो एक बार पैसेज पे आते हैं, देखते हैं सेंस ऑफ प्रेजेंस कहां पे लिखा हुआ है। सेंस ऑफ प्रेजेंस क्या कह रहा है, देखो सेंस ऑफ प्रेजेंस, देखो यू आर इन द सीन नॉट जस्ट वॉचिंग इट एनीमोर एंड द सेंस ऑफ प्रेजेंस इज ओवरवेलमिंग। अब कह रहा है कि खुद को जब आप वहां पे प्रेजेंट पाओगे, इसी चीज को बोला हुआ है सेंस ऑफ प्रेजेंस है आपका। ठीक है बेटा, कह रहा था ना जब आप बाइक से घूमते हो तो जो सीनरी होती है उसी का पार्ट आप खुद को समझ लेते हो, इसलिए सेंस ऑफ प्रेजेंस को यहां पे यूज किया गया है। ठीक है, तो ए बोल रहा है हिज ओन सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द सीन, द टाइम दैट इज नाउ पासिंग, द सीन एंड द ब्यूटी, सेंसेस विद विच वन फील्स। तो कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, देखो क्या कह रहा था, सेंस ऑफ प्रेजेंस का मतलब क्या सीखा था हमने कि अपने आप को भी उसका पार्ट वहां पे मान लो। तो कौन सा वाला हो रहा है, हिज ओन सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द सीन, बिल्कुल यही वाला बहुत अच्छा लग रहा है। बी कह रहा द टाइम दैट इज नाउ पासिंग, कोई मतलब नहीं है। द सीन एंड द ब्यूटी, इसकी बात तो है लेकिन खुद को भी इसका पार्ट मानना है, तो सी वाला अगर मैं लूंगा तो यहां पे सेल्फ कंसिडरेशन मिसिंग है बेटा। डी कह रहा है सेंसेस विद विच वन फील्स, नहीं, खुद को आपको सीन का पार्ट मानना है, ये बात यहां पे मेजर है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा, हिज ओन सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द सीन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या कह रहा है, द वर्ड ओवरवेलमिंग मीन्स, कौन सा, क्या मीनिंग है ओवरवेलमिंग का। तो देखो किसी भी चीज में अगर ओवरवेलमिंग आ जाता है, इसका मतलब होता है या तो बहुत अच्छे वाले कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्ट्रांग होना, या तो बहुत बुरे वाले कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्ट्रांग होना, डिपेंड करता है किस हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, उसको ओवरवेलमिंग बोलते हैं। तो ऑप्शंस में है वेरी स्ट्रांग, अनअवॉइडेबल, इंटरेस्टिंग या ह्यूमरस। देखो ह्यूमरस तो हंसी मजाक वाला हो गया, इंटरेस्टिंग की बात नहीं हो रही क्योंकि हमें स्ट्रेंथ दिखानी है। ओवरवेलमिंग मतलब यार कितना ज्यादा अच्छा हो गया, ये ओवरवेलमिंग होता है। अनअवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं होगा, इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेरी स्ट्रांग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग कोई फीलिंग होना, उसको ओवरवेलमिंग कहते हैं। तो 97 सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलो 98 क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं किधर, 98 वाले पे आते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचाता है हमें। आई गेस इस वाले क्वेश्चन के, इस वाले पैसेज के सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट पैसेज पे चलना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट पैसेज आ गया। आई वॉज लाइंग डाउन, पैसेज नंबर 3 है, ठीक है, साथ में पढ़ते हैं। आई वॉज लाइंग डाउन इन अ डार्क लोनली कंपार्टमेंट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन ट्राइंग टू स्लीप। अब यहां पे कोई अपनी एक ऐसा कह लो अपने बारे में बता रहा है, अपना कुछ नरेट कर रहा है स्टोरी की। एक बार की बात है कि डार्क मतलब बहुत अंधेरा था या रात थी, लोनली कंपार्टमेंट एक इकलौता कंपार्टमेंट था पूरा, उसमें कोई एक आदमी अकेला ही था, ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन ट्राइंग टू स्लीप, और चलती बहुत तेज ट्रेन में मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बट क्वाइट अनयूजुअली स्लीप इल्यूडेड मी, और एकदम से मेरी नींद खुल गई। अ वेग अनईजीनेस ग्रिप्ड मी, और एकदम अजीब सी घबराहट होने लगती है, वैसा ही कुछ मेरे को होने लगा, है ना। अनईजीनेस ग्रिप्ड मी मतलब मेरे को एकदम से घबराहट होने लगी। इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड, एकदम काला घनघोर अंधेरा बाहर मुझे दिख रहा था। A few points of light flashed by as we sped through a small station and in the dim light. और एक छोटा सा स्टेशन है जहां पे कुछ कुछ लाइट्स दिख रही थी। आपने देखा होगा ना ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो जो छोटा मोटा स्टेशन आता है, अगर बहुत अंधेरा है एकदम से रात में, तो जो छोटे मोटे स्टेशन आते हैं वहां पे थोड़ी बहुत लाइट्स हमें दिख रही होती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है ना। इन द डिम लाइट आई थॉट आई सॉ हैंड ग्रिपिंग द बार्स ऑफ माई विंडो, और मैंने ऐसा देखा, मुझे ऐसा सेंस हुआ
कि आई थॉट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है मैंने ऐसा सोचा, जैसे मुझे ऐसा लगा कि एक हाथ आया और मेरी विंडो की जो बार जो छड़ियां लगी होती हैं उसको ग्रिप मतलब उसको पकड़ लिया, है ना। Once again the train was swallowed up in the by the impenetrable darkness। और एक और बार जो है ट्रेन वो कहां चली गई, एकदम डार्क वाले एरिया में पहुंच गई, मतलब अब स्टेशन पार हो चुका होगा, फिर से ट्रेन एकदम घने अंधेरे में पहुंच गई। माई हार्ट पाउंडेड, और एकदम से धक धक हो रहा है बोलते ना, सो वही माई हार्ट पाउंडेड। माई माउथ वॉज पार्च्ड, मतलब ऐसे गला सूख जाता है ना, कि जब आप एकदम परेशान होते हो तो गला और मुंह सूख जाता है, उसको पार्च्ड बोलते हैं। आई कुड नॉट गेट अप, आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई रिमेन दस बिफोर द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन। और कह रहा मुझे समझ नहीं आया कि कितनी देर बीत गई जब मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल फील होने लगा और ट्रेन थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई। द रीअश्योरिंग ब्राइट लाइट्स ऑफ द स्टेशन वी वर एंटरिंग रिवील्ड नो इंट्रूडर, आई ब्रीथ अगेन। कह रहा है कि अब जब स्टेशन आया तो वहां पे थोड़ी ज्यादा लाइट थी और फिर मैंने देखा कि वहां पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने उस बार को पकड़ा हो। इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो वहां पे आके हमें परेशान कर रहा हो। और उसके बाद मैंने चैन की सांस वापस ली। सो यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया जा रहा है जिसमें कोई आदमी काफी ज्यादा डर गया था जब स्टेशन अंधेरे वाले एरिया में गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने आके उसकी जो ट्रेन की विंडो बार होती है उसको पकड़ लिया, इस वजह से वो और ज्यादा घबरा गया था। अल्टीमेटली जब थोड़ा सा उजाला है तो उसको लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही सिर्फ ज्यादा घबरा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। तो ये यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पे और कितना जानना है इस पैसेज को वो देखेंगे। तो द नरेटर कुड नॉट स्लीप बिकॉज, अब नरेटर सो ही नहीं पाया था, ऐसा क्यों हुआ था। चलो देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ही यूजुअली फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप। अब ऐसा नहीं है कि उसको जनरली नींद नहीं आती थी, अगर ऐसा मान लीजिए होता भी होगा तो ऐसा पैसेज में नहीं लिखा है, इस वजह से मैं ए ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा। बी ऑप्शन, ही कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लाई डाउन। अब स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि वो लेटा हुआ था, बी कह रहा है कि उसको जगह नहीं मिली लेटने की, गलत हो गया, बी बाहर है। सी देखो, ही वॉज डिस्टर्ब बाय सम अनस्पेसिफाइड थॉट्स, ऐसा ही हो रहा था, वो परेशान हो रहा था, घबरा रहा था बार बार, तो सी वाला लॉजिकल है। डी देखते हैं, द पीपल नियर हिम वर डिस्टर्बिंग हिम, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा, राइट। सो ही वॉज डिस्टर्ब बाय सम अनस्पेसिफाइड थॉट्स, इसलिए 98 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, इन द डिम लाइट ही सॉ someone trying to climb into the train, someone clinging to the bars of the window, someone was attempting to steal his bag, या someone standing outside the window। देखो अभी तक क्या सीखा है हमने कि डिम लाइट में उसको क्या दिखा कि किसी ने उसके जो विंडो थी उसकी बार को पकड़ लिया है ना, किसी इंट्रूडर ने। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर करना है। पहला कह रहा है someone trying to climb into the train, someone क्लिंगिंग टू द बार्स ऑफ द विंडो। अब बी वाले ऑप्शन के साथ सीधा सीधा जाना पड़ेगा, बाकी किसी में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ए बाहर है, बी के साथ जाएंगे। सी कह रहा है समवन वाज अटेम्प्टिंग टू स्टील हिज बैग, अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैग चोरी हुआ था या बैग का कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ है, सो सी भी बाहर है। डी कह रहा है समवन स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो, सिर्फ खड़ा रहने की बात नहीं है, वो कह रहा था कि विंडो का जो मेरे बार था उसको कोई पकड़ रहा था, तो इसलिए मुझे स्पेसिफिकली वही चीज पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द ट्रैवलर। अब देखो यहां पे कंडीशन जो ट्रैवलर की थी उस टाइम पे कैसा था, वो एकदम घबराया हुआ था, है ना। तो कह रहा है कि 4 वर्ड्स दिए हैं, आप बताओ कौन सा वाला वर्ड यहां पे कंडीशन बता देगा, किसकी, ट्रैवलर की कंडीशन कौन सा वाला वर्ड बता देगा। तो 100 का जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला है कॉशियस, बी कह रहा है इमेजिनेटिव, सी कह रहा है ऑब्जर्वेंट, डी कह रहा है नर्वस। अब देखो कॉशियस का मतलब होगा जो बहुत ज्यादा सचेत रहे, चौकन्ना रहे, नहीं था वो, ए बाहर हो जाएगा। बी कह रहा है इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब है बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स को इमेजिन कर रहा हो, नहीं है, बी बाहर हो जाएगा। सी कह रहा है ऑब्जर्वेंट, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हो, नहीं, ऑब्जर्वेंट एक पॉजिटिव नोट में होता है, जैसे लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना इज ऑब्जर्वेंट, सी बाहर है। नर्वस था वो, पता नहीं कुछ भी सोच रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन नर्वसनेस कहलाती है। सो डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेटिव और ऑब्जर्वेंट दोनों पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, और कॉशियस का मतलब होगा जो एकदम चेतन मतलब चौकन्ना रहता है, कुछ भी नेगेटिव वाले नोट्स में नहीं आता, तो इसलिए कॉशियस बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो परेशान हो गया था, इसलिए नर्वस के साथ मुझे जाना पड़ेगा। सो 100 वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पैसेज नंबर 4। चलो फिर पैसेज नंबर 4 पढ़ते हैं बेटा।
पैसेज नंबर 4 कह रहा है आई वॉज अब्रप्टली अवेकेंड बाय अ नॉइजी स्कफल। ठीक है, स्कफल मतलब नॉइजी स्कफल का मतलब ऐसे चीख पुकार टाइप का सुन रहे होते हैं ना। मतलब एकदम से कोई अब्रप्टली मतलब एकदम अचानक से उठ गया कोई कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसी कुछ अजीब सी आवाज सुन के। द सन अ मेयर फ्रिंज ओवर द हराइजन इमीडिएटली चेस्ड अवे द ग्रे हाफ डार्कनेस। अब देखो ये थोड़ा सा मुश्किल करने की पूरी कोशिश की गई है इसमें। ये क्या कह रहा है, जो सूरज था उसने क्या किया, जो थोड़ा बहुत अंधेरा था उसको चेज करके भगा दिया। यानी टाइम कौन सा होगा, सनराइज का या फिर मॉर्निंग का टाइम यहां पे बोला गया है। कौन सा टाइम है बेटा, मॉर्निंग का टाइम बोला गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया है, इमीडिएटली चेज्ड अवे। कौन चेज कर रहा है, सूरज। तो सूरज अगर अंधेरे को चेज कर रहा है तो मतलब सूरज अंधेरे को भगा देगा। ऐसा कब होता है, सुबह सुबह होता है। तो टाइम कौन सा हो गया, मॉर्निंग का। ठीक है, आई वॉज टू स्लीपी टू नोटिस वॉट वॉज हैपनिंग। अब देखो शाम को तो कोई स्लीपी होता नहीं है, एक और इंडिकेशन की ये बात एकदम सुबह सुबह की हो रही है। टू स्लीपी टू नोटिस दैट व्हाट वाज हैपनिंग। यहां पे यूरी नाम का कोई है जिसकी बात में बात हो रही है। यूरी वॉज रोलिंग ओवर ऑन द ग्राउंड। नाम है यूरी, वॉज रोलिंग ओवर द ग्राउंड, है ना, रोलिंग ओवर ऑन द ग्राउंड, रोल कर रहा था वो। आई रैन अप टू हिम बट वॉज स्टक डम। मैं भाग के गई लेकिन एकदम चुप हो गई, है ना, देखते ही रह गई चुपचाप एकदम। डम स्ट्रक या स्ट्रक डम का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, मतलब एकदम ऐसे वाला सिचुएशन हो जाना जब आपके मुंह से कुछ निकल ना पाए, इतना सरप्राइज और शॉकिंग सा कुछ आपको दिख जाए, उसको डम स्ट्रक या स्ट्रक डम बोलते हैं। विद हिज राइट हैंड ही वॉज होल्डिंग अ कोबरा बाय द नेक। दाहिने हाथ से कोबरा को उसने पकड़ा हुआ था उसके नेक से। टू शार्प फैंग्स शोड फ्रॉम हिज जॉज। फैंग्स क्या होता है बेटा, जो जहरीले दांत होते हैं उनको फैंग्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जहरीले दांत। तो कोबरा के ऐसे करके जहरीले दांत होते हैं ना, दो आगे निकले हुए, इनको हम फैंग्स बोलते हैं। या कोई ऐसी चीज जो डस ले तो जहरीली हो बहुत ज्यादा, उसको हम फैंग्स कह सकते हैं। ठीक है, तो फैंग्स यहाँ पे जहरीले दांत हैं। The battle was over in a few minutes. A hollow hissing and convulsive jerks were then only reminders of a just ended tussle. है ना, और ये जो भी चल रहा था ये फटाफट सब खत्म हो गया। The catcher half opened the lid of the box and calmly put the query in. और जो कैचर था, सांप पकड़ने वाला था, उसने फटाफट आधी ढक्कन खोला और उसको अंदर रख लिया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीन है जो डिस्क्राइब किया गया है जिसमें किसी ने सुबह उठते ही ऐसा सीन देख लिया है। बाकी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं जिसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे फैंग्स का मतलब जहरीले दांत होते हैं। और यहाँ पे सन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता के इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सुबह का नज़ारा ये सीधा सीधा ना बोल के इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उस हिसाब से करेंगे इसको आंसर। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। When the writer saw Yuri holding a cobra by the neck, he was struck dumb. This means that he was. अब struck dumb का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल भौचक्का रह जाना कि अब क्या बोलूं मैं, बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, struck dumb। अभी सीखा था। चलो देखो, पहला extremely delighted, बहुत खुश हो जाना, बिल्कुल भी नहीं, तो ए वाला बाहर हो जाएगा, है ना। अब सोचो आपके सामने कोई कोबरा आ गया, किसी को कोबरा ने ऐसे पकड़ा हुआ है। अब आप अगर स्ट्रक डम होगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, बाप रे बाप ये कैसे हो गया, नेगेटिव वाला होगा। इस वजह से स्ट्रक डम का यहां पे मतलब कैसा है, नेगेटिव है, राइट। वेरी मच हेल्पलेस, अब देखो खुद तो हेल्पलेस नहीं फील कर रहे थे, है ना, इसलिए वेरी मच हेल्पलेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे हमको बोला जा रहा है पैसेज में क्या कॉन्टेक्स्ट है इसके लिए बताइए। सी बोल रहा है रादर सरप्राइज। देखो सरप्राइज बेटा पॉजिटिव वर्ड है, सरप्राइज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और शॉक्ड माना जाता है हमेशा नेगेटिव। सरप्राइज इज पॉजिटिव एंड शॉक्ड इज नेगेटिव। यहां पे क्या हो रहा था, कोबरा वाले कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसका मतलब है हम नेगेटिव वाले नोट्स में चल रहे हैं। तो क्या सरप्राइज ले सकते हैं, सरप्राइज गड़बड़ हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एब्सोल्युटली शॉक्ड। समझ आ गया। सो 101 विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एब्सोल्युटली शॉक्ड, मतलब बिल्कुल एकदम चौंक गया कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, है ना। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। सो 102 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पैसेज यूरी अपीयर्स टू बी अ मैन हु इज। अब इस पैसेज से जो यूरी है वो कैसा आदमी निकल के सामने आ रहा है, मतलब उसका पर्सनालिटी कैसा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो काम एंड करेजियस, कनिंग एंड क्राफ्टी। देखो कनिंग या बहुत चतुर या चालाक था ऐसा तो कहीं बताया नहीं गया है। नॉइजी एंड डेंजरस, उसने खुद तो शोर कोई मचाया नहीं था, बिल्कुल शांति से वो उसका पर्सनालिटी था, तो नॉइजी एंड डेंजरस तो नहीं बता सकते। एक्टिव एंड जंपी,
एक्टिव और जंपी होता तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं स्टार्टिंग में कि बिल्कुल आंख नहीं खुल रही थी उसकी? अगर एक्टिव और जंपी होता तो आंख फटाफट खुलती और दौड़ भाग के वहां जाता, इसका मतलब एक्टिव और जंपी भी नहीं है, तो डी बाहर हो गया। क्या हो जाएगा? काम एंड करेजियस। अभी काम एंड करेजियस का मतलब क्या है? चुपचाप उसने बोला कि जाके वहां देखा उसने कि क्या क्या चल रहा है और एकदम से शॉक हो गया था वो, मतलब उसने कुछ ऐसा नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया, यानी कि करेज तो था। काम का मतलब है उसका पर्सनैलिटी कैसा था? शांति से उसने जो भी हो रहा था उस चीज को देखा और प्रॉपरली समझा। इस वजह से बी सी डी को हम ना सेलेक्ट करते हुए ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, क्योंकि बी सी डी का बात एकदम हुआ ही नहीं है, बिल्कुल इसके पर्सनालिटी के अपोज में हो गया ये, इसलिए बी सी डी को बेटा यहां से मुझे हटाना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ रहा है बात? तो इसलिए बी सी और डी यहां पे गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 103 की बात करते हैं। 103 आएगा इधर, आई गेस 103 यहां आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, with reference to the passage the following assumptions have been made। पैसेज के रेफरेंस में कुछ assumptions बनाए गए हैं, आपको पढ़ना है ये दोनों assumption और बताना है कौन सा वाला ठीक है। बाकी इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, है ना? तो बताना है कौन सा वाला ठीक है। पहला बोल रहा है द इंसिडेंट टुक प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी सिखाया था। इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा? सन ने क्या किया था? सन ने क्या किया था? अंधेरे को ढकेल दिया था और उसके बाद में पूरा सूरज खुद निकल आया था। कौन सा टाइम बताया था मैंने आपको? मॉर्निंग का बताया था। तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो, यूरी थ्रू द स्नेक अवे, अब क्या यूरी ने स्नेक को दूर फेंक दिया था? इसकी कोई बात ही नहीं हुई है, तो 2 को हटा देंगे, है ना? वो बोल रहा था कि सीधा सीधा डब्बे में उठा के रख दिया था, इस हिसाब से बोला था, दूर फेंक देने का कोई जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए सेकंड वाला यहां पे गलत है। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? सिर्फ 1 वाला। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बी, सी और डी यहां पे बाहर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 104 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 104। लेकिन इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक और पैसेज, नंबर 5। देखो टोटल 6 पैसेज थे, 5वें पे अभी हम आ चुके हैं, छठा पैसेज भी अभी बचा हुआ है। चलो देखते हैं पैसेज नंबर 5 क्या कह रहा है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑफन रिजल्टेड इन होल एरियाज ऑफ फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड टू गेन न्यू लैंड एंड टू ऑब्टेन टिम्बर फॉर द वेरियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है बेटा, एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अर्बन एरियाज में शिफ्ट जाना, मतलब शहरीकरण जिसको शायद बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज वाला जो एरा है वो आ जाना, मतलब इंडस्ट्रीज लग जाना, बहुत सारी कंपनीज बन जाना, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, है ना? इन दोनों चीजों ने किस चीज को रिजल्ट किया है? फॉरेस्ट का जो पूरा एरिया है वो पूरा साफ कर दिया गया है। अब मान लो लोगों को रहना है, घर बनाने हैं, तो जंगल काट के पेड़ काट के ही बनेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे बात हुई है। क्लियर टू गेट न्यू लैंड एंड टू ऑब्टेन टिम्बर फॉर द वेरियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, है ना? बिल्डिंग बनाने के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए क्या किया गया है? एरियाज में फॉरेस्ट को काटे गए हैं और तभी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, चलो। लार्ज एरियाज ऑफ फील्ड्स एंड फॉरेस्ट have disappeared to make way for concrete jungles, many of which are fitted with huge plants and chimney stacks। अब ये कह रहा है कि बड़े बड़े एरियाज और फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट को खत्म कर दिया गया था, किस लिए बनाया गया है? to make way for concrete jungles, many of which are fitted with huge plants and chimney stacks। और इसके अलावा क्या क्या किया गया है? चिमनीज बनाने के लिए और अपना मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, या फिर अपना जो रहने का एरिया उसको वाइड करने के लिए क्या क्या किया गया? सारे जितने भी फॉरेस्ट एरियाज थे उन सबको हटा दिया गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज नेसेसिटेटेड the increased demand for fuel oil to run the machines, and in doing so produces industrial gases and fumes which belch through the chimney and pollute the atmosphere। अब इस हिसाब से जो भी हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब होती रहती है तो उसमें बहुत सारा फ्यूल जल रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एयर पोल्यूशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, राइट? The most evident elements in the contamination of the atmosphere, contamination क्या होता है बेटा? pollution, है ना? contamination क्या होता है? pollution of the atmosphere are dust, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो मेन एलिमेंट्स हैं जिन्होंने एटमॉस्फेयर को पोल्यूट किया हुआ है, वो इसमें से सबसे पहली है डस्ट, फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 एलिमेंट्स ने सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर को खराब किया हुआ है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो रही है। अब इस पैसेज का अगर हम एक छोटा सा जिस्ट देखें तो ये क्या बता रहा है बेटा? ये कहना चाह रहा है कि जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं? इसकी वजह से सारा फॉरेस्ट वाला एरिया खत्म किया जा रहा है और अल्टीमेटली खत्म करना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं उसमें से जो पोल्यूशन निकल रहा है उसने एयर को बहुत ज्यादा, एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो ये वाला जिक्र यहाँ पे फिलहाल है।
अब हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द राइटर एक्सप्रेसेस द बिलीव दैट, अब राइटर एक एक्सप्रेस कर रहा है बिलीव, मतलब एक कोई अपना व्यू पॉइंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है। पढ़ के देखते हैं कौन सा वाला सूटेबल है। देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो ऑथर ने बिल्कुल नहीं कहा है कि अभी बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप है, मतलब अगर इसने कहा होता कि बहुत कम हो रहा है अभी और हो सकता है तब हम इस वाले ऑप्शन को लेते हैं, लेकिन ऑथर ने तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं है, तो ए बाहर है। बी देखिए, अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हैज डन मोर हार्म देन गुड, है ना। अब बिल्कुल प्लान्ड तरीके से नहीं करके जो भी इन्होंने किया हुआ है पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, उसने अच्छे की जगह बहुत बुरे चीजें में रिजल्ट हो गया है, तो बी वाला काफी हद तक सेंसिबल है। सी देखते हैं, द चेंज फ्रॉम रूरल टू अर्बन ग्रोथ इज अ चेंज फॉर द बेटर। अब देखो ऑथर कह रहा है कि ये चीज जो है वो बेटर के लिए तो थी, लेकिन अल्टीमेटली इसने बुरा चीज रिजल्ट कर दिया है, तो सी वाला पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, इसने अधूरी सी बात की है, ठीक है। डी देखो, द टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज बीन बेनिफिशियली यूज्ड, बिल्कुल नहीं, इसको क्या किया गया है, इसी को यूज करके पॉल्यूट किया गया है, जिसमें चिमनीज में जब ये टिम्बर यूज होता है या फिर टिम्बर को यूज करके जब हम अर्बनाइज कर देते हैं तो वो चीज सारी टिम्बर को खत्म कर देता है और इस हिसाब से फॉरेस्ट एरियाज खत्म होते जा रहे हैं, तो बेनिफिशियली यूज्ड की बात यहां पे ऑथर ने नहीं बोली है, राइट। तो इकलौता ऑप्शन जो फिलहाल सेंस दे रहा है ये बी ऑप्शन है, क्योंकि अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हैज डन मोर हार्म देन गुड, तो इसने अच्छा काम कम करके हार्म ज्यादा पहुंचाया है ना, और इसी के थ्रू यहां पे 4-5 जो एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं और उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, इसका भी इसी में ऐड ऑन हो गया है। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। सो 104 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। बोल रहा है, द इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एरियाज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड। पहली जो लाइन है जिसमें एक्टिविटी जो बताई गई है उसको क्या बोलते हैं, तो देखो क्या है बेटा, जरा फर्स्ट लाइन पे आना पड़ेगा हमें, है ना। 105 के लिए हमें आना पड़ेगा फर्स्ट लाइन पे। तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, urbanization and industrialization have often resulted in whole areas of forest being cleared to gain new land and to obtain timber for the various building projects। अब यहां पे पूछ रहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 105 ये कह रहा है कि the effect on forest areas produced by the activity described in the first sentence is called। हमने सीखा था बचपन से, जब भी हम कभी पेड़ों को काट देते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, अगर पेड़ लगाते हैं तो उसको अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट एरियाज को तो काटा जा रहा है, यानी पेड़ों को काटा जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जो एक्टिविटी है ये पेड़ों को काटने वाली, इसको किस वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ऑप्शंस में हमारे पास देखिए क्या है। पहला है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब होता है पूरा तहस नहस कर देना, लेकिन पेड़ों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही ऑप्शन है। डिसफिगरेशन का मतलब होता है किसी का नाक नक्शा बिगाड़ देना, तो फिलहाल सी यहां पे जरूरत नहीं है। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी की कीमत को कम कर देना या किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना, तो फिलहाल हम कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। चलो, द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर आर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है वो ऑथर के हिसाब से, राइटर के हिसाब से क्या है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए है अर्बनाइजेशन, बी है नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल ऑयल, सी है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक गैस, डी कह रहा है ग्रेटर फ्यूल कंजम्पशन एंड पोल्यूशन। अब कहना क्या चाहता है ये, द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर आर, जो रिजल्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो क्या चीज है, इस चीज के बारे में बताया जा रहा है, राइट। पहला है अर्बनाइजेशन हो रहा है, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा, तो ए बाहर हो गया। बी देखो, नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल ऑयल, यार इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल ऑयल कैसे हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन जब हम करेंगे, मतलब जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तब शॉर्टेज ऑफ फ्यूल ऑयल नहीं होगी, इसलिए बी बाहर हो गया। सी देखो, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक गैस, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से डोमेस्टिक गैस का कोई लेना देना ही नहीं है, और अगर है तो पैसेज ने ऐसा नहीं कहा है, तो सी वाला भी बाहर हो रहा है। डी देखो, ग्रेटर फ्यूल कंजम्पशन एंड पोल्यूशन, अगर मान लेते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो ढेर सारी फैक्ट्रीज बनेंगी, चिमनीज बनेंगी जिसमें बहुत सारा फ्यूल चाहिए होगा। अब अगर ऐसा होगा तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत सारा हो रहा है, और इसकी वजह से 4 एलिमेंट जो हमने पढ़े थे वो सारे मिलके
एयर को पॉल्यूट भी करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जस्ट बिकॉज पैसेज भी इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो 106 वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रेटर फ्यूल कंजम्पशन एंड पॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। 107 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द फ्रेज concrete jungle in the paragraph refers to the factories and houses built as a result of urbanization and industrialization. This phrase suggests that the author, फिर से देखो, द फ्रेज कॉन्क्रीट जंगल इन द पैराग्राफ रेफर्स टू द फैक्ट्रीज एंड हाउसेज बिल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस फ्रेज से ऑथर क्या कहना चाहता है? पहला कहना चाहता है रिग्रेट्स दैट फील्ड्स एंड फॉरेस्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिटी बिल्डिंग्स। बिल्कुल, यहां पे कॉन्क्रीट जंगल्स की जैसे इसने बात की, उसने कहा सारे फॉरेस्ट को काट दिया और अब इसको जंगल जैसा बना दिया है। कैसा? कॉन्क्रीट जंगल। कॉन्क्रीट क्यों बोला है? क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज और जो अर्बनाइजेशन होगा, जिसमें घर बनेंगे, वो सब कंकड़, पत्थर, ईंटा, मोरंग, ये सब मिला के बना है, तो अल्टीमेटली वो जंगल ही है, राइट, लेकिन वो कॉन्क्रीट जंगल है। इस चीज को इन्होंने बोल के इस चीज को क्या किया है? क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। सो ए कह रहा है रिग्रेट्स दैट फील्ड्स एंड फॉरेस्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिटी बिल्डिंग्स। अब इसी चीज का रिग्रेट था, तो ए ऑप्शन काफी हद तक सही है। बी देखो, बिलीव्स दैट टू मच सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन बिल्डिंग फैक्ट्रीज। कोई सेंस है इस बात का? गड़बड़ हो गया बी, क्योंकि सीमेंट यूज किया है कि कंक्रीट यूज किया है, इस चीज का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है। सी देखो, डिसअप्रूव्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। नहीं, डिसअप्रूव भी नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो ये चीज बुरी है हमारे फॉरेस्ट एरियाज के लिए, इसलिए सी बाहर है। डी देखो, वुड लाइक टू गो बैक टू लाइफ इन द जंगल। अब देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑथर ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि मैं वापस जंगल वाली लाइफ में जाके जीना चाहूंगा। जैसा सिनेरियो आजकल के टाइम पे चल रहा है, उस हिसाब से ऑथर ने क्या बोला था कि जो भी चीजें एक्सपैंड हो गई हैं इन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीजें बुरी हैं, और यहां पे सिर्फ कंक्रीट जंगल बचा है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, और बाकी जो फॉरेस्ट एरिया था जिसमें एक्चुअली में पेड़ होते हैं, जंगल होता है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। सो दैट्स हाउ ही हैज क्रिटिसाइज्ड दिस अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वजह से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यहां पे फिट हो पाएगा, बाकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। अब 108 पे आना पड़ेगा। चलो 108 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 108 के लिए मुझे एक और पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज नंबर 6, मतलब अब आ चुका है आखिरी वाला पैसेज। अब इसके बाद में पैसेज वाला हिसाब किताब खत्म, वापस आएंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। तो ये लास्ट पैसेज, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे पास में? 107 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। 108 से हमें पढ़ना पड़ेगा नया पैसेज। चलिए ठीक है। आई मस्ट से अ वर्ड अबाउट द आईफिल टावर। आईफिल टावर तो सब जानते ही होंगे। आई डू नॉट नो what purpose it serves today, but I then heard it greatly disparaged as well as praised. अब देखो यहां पे disparage का मतलब होता है किसी चीज को नीचा दिखाना, ठीक। अभी कह रहा है कि मैं एक वर्ड कहना चाहूंगा, I must say a word about Eiffel Tower। मैं अपने हिसाब से आईफिल टावर के लिए कुछ कहना चाहूंगा, प्रेज करना चाहूंगा या कुछ भी कहना चाहूंगा। I do not know what purpose it serves today। मुझे नहीं पता कि आज जो मैं बोलूंगा वो किस पर्पस को सर्व करेगा, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा, I do not know। But I then heard it greatly disparaged as well as praised। उस टाइम पे जब मैंने सुना था तो बहुत ज्यादा उसको प्रेज भी किया गया था और डिस्पैरेज मतलब नीचा भी दिखाया गया था, ठीक है। आई रिमेंबर दैट टॉल्स्टॉय वाज अ चीफ अमंग दोज हु डिस्पैरेज्ड इट। टॉल्स्टॉय कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, है ना, LEO। लियो टॉल्स्टॉय एक फिलोसोफर भी रहे हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि जो टॉल्स्टॉय थे, उन्होंने, वो चीफ मतलब वो मेन आदमी थे उन लोगों में जिन्होंने उसको नीचा दिखाया था, डिस्पैरेज्ड इट, कि अरे यार ये आईफिल टावर ही तो है, बिल्डिंग ही तो बना दी है, क्या किया उसमें, नट लगा दिए हैं, लोहे का एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया है या एक टावर जैसा खड़ा कर दिया है, बस इतना ही है। तो ऐसा कहा होगा। लियो टॉल्स्टॉय उस सब में मेन थे। ही सेड दैट द आईफिल टावर वाज अ मॉन्यूमेंट ऑफ मैन्स फॉली नॉट ऑफ हिज विजडम। अब लियो टॉल्स्टॉय ने क्या कहा, जो ये आईफिल टावर है, ये आदमी की बेवकूफी का प्रमाण है। फॉली क्या होता है? बेवकूफी। नॉट ऑफ हिज विजडम, बुद्धिमानी का नहीं, बेवकूफी का प्रमाण है। अब देखो ये वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो लियो टॉल्स्टॉय का पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या था बेटा? एक नेगेटिव में हमको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला है, कौन सा? लियो टॉल्स्टॉय ने क्या बोला कि ये जो आईफिल टावर है, ये क्या है? बेवकूफी का प्रमाण है, ये बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं है। सो टॉल्स्टॉय के हिसाब से इट वॉज मैन्स फॉली, इट वॉज नॉट हिज विजडम। Tobacco, he argued, was the worst of all intoxicants, in as much as a man addicted to it was tempted to commit crimes which a drunkard never dared to do।
अब देखो जरा ध्यान से, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये टोबैको वाली चीज पे स्विच कर रहे हैं। टोबैको के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला, टोबैको ही आर्ग्यूड वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल इंटॉक्सिकेंट्स, जितनी भी चीजें इंटॉक्सिकेंट हो सकती हैं, है ना, उसके लिए सबसे बुरी कौन सी चीज थी, टोबैको थी। इन एज मच एज अ मैन एडिक्टेड टू इट वाज अटेम्प्टेड टू कमिट क्राइम्स व्हिच अ ड्रंकर्ड नेवर डेयर टू डू। अभी कह रहा है कि जो शराब पिया हुआ आदमी नहीं कर पाएगा, उस क्राइम तक को करने के लिए टोबैको कैपेबल थी। फिर बोल रहा है लिकर मेड अ मैन मैड, शराब ने आदमी को पागल बना दिया, बट टोबैको क्लाउडेड हिज इंटेलेक्ट एंड मेड हिम बिल्ड कासल्स इन द एयर। लेकिन टोबैको ने क्या किया, आदमी को ऐसा बना दिया कि भाई तुम हवाई किले बना दो, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी बातें करने लगा आदमी टोबैको खाते ही। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है बिल्ड कासल्स इन द एयर, मतलब हवाई किले बनाना या हवाई किले बांधना, इसको बोलते हैं बिल्ड कासल्स इन द एयर। आगे देखो, द आईफिल टावर वाज वन ऑफ द क्रिएशंस ऑफ अ मैन अंडर सच इन्फ्लुएंस। आईफिल टावर जो बनाया गया वो भी कुछ ऐसे ही इन्फ्लुएंस के अंडर बनाया गया, मतलब किसी आदमी ने पक्का टोबैको खाई होगी जिसके बाद में उसने आईफिल टावर बनाने का सोचा। तो ये काफी अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करा गया है ना। अब लियो टॉल्स्टॉय डेफिनेटली तो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें ही करेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो आईफिल टावर जिसने बनाया है उसने पक्का तंबाकू का नशा किया होगा, तभी उसने ऐसा बनाया है। इन नो वे कैन इट कैन बी सेड टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रियल ब्यूटी ऑफ द एग्जीबिशन। कह रहा है कि अगर सही मायने में हम देखें तो आईफिल टावर ने रियल जो एग्जीबिशन लगा है उसमें रियली कोई ब्यूटी ऐड की ही नहीं है, तो जबरदस्ती इतना सारा खर्चा क्यों कर दिया, है ना। Men flock to see it and ascend it as it was a novelty and of unique dimensions। कह रहे लोग इतना सारा झुंड बना के जाते हैं उसको देखने, जैसे वो पता नहीं क्या ही चीज बना दी गई हो और दुनिया का एक अजूबा बना दिया गया हो, और पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन लोग इतना ज्यादा उसमें भीड़ लगा के जाते हैं। इट वॉज द टॉय ऑफ द एग्जीबिशन, कह रहा है कि वो सिर्फ एग्जीबिशन का एक खिलौना ही तो बनाया गया था, है ना। सो लॉन्ग एज वी आर चिल्ड्रन वी आर अट्रैक्टेड बाय टॉयज एंड द टावर वॉज अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट वी आर चिल्ड्रन अट्रैक्टेड बाय ट्रिंकेट्स। अभी कह रहा है कि जब हम बच्चे होते हैं तो छोटे मोटे जो अजीब से दिखने वाले खिलौने होते हैं उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कह रहा है आईफिल टावर भी वैसा ही है ना, जैसे बच्चे को कोई भी चीज ऐसी जो थोड़ी सी अजीब दिखने में हो वो बहुत अट्रैक्ट करती है, वैसा ही सेम आईफिल टावर ने भी किया है। दैट मे बी क्लेम टू बी द पर्पज सर्व्ड बाय द आईफिल टावर। ये कह रहा है कि इसको हम क्लेम कर सकते हैं कि ये वाला पर्पस तो आईफिल टावर ने सॉल्व कर दिया है, बाकी भले वो कुछ अपनी लाइफ में कर पाया हो चाहे नहीं कर पाया हो। अब यहां पे पूरे में देखो हो क्या रहा है, एक छोटा सा इसका मैपिंग देखते हैं। ये कह रहा है कि मैं आईफिल टावर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, आज भले मेरी बात इतना वैल्यू रखे चाहे ना रखे। फिर उन्होंने बात कर दी सीधा स्विच लियो टॉल्स्टॉय की बात पे। कह रहा है कि टॉल्स्टॉय लोगों ने बहुत अच्छा कहा, बुरा कहा, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत बुरा कहा उसके बारे में। मतलब हमेशा जो बुरे लोग, डिस्पैरेज का मतलब होता है नीचा दिखाना, उसकी बात जो अब हम करते हैं उसमें लियो टॉल्स्टॉय सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रहे थे। इन्होंने बहुत अलग अलग चीजों से इसको कंपेयर किया, जैसे उन्होंने बोला कि शराबी ऐसा कर देता है और स्मोक करने वाला ऐसा कर देता है, लेकिन जो तंबाकू खा के कुछ करता है वो हवाई किले बनाता है। अब उसी का एक प्रमाण क्या है, आईफिल टावर। इस हद तक उन्होंने इसकी बेइज्जती करना सही समझा था। तो ये था पूरा इसका एक स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस हमसे क्या क्या पूछने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 हमसे पूछ रहा है, मैन वॉज व्हाई डिड टॉल्स्टॉय डिस्पैरेज आईफिल टावर। अब टॉल्स्टॉय ने जो आईफिल टावर था उसको डिस्पैरेज यानी नीचा क्यों दिखाया था, इसका क्या रीजन है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास में। मैन वॉज फूलिश टू बिल्ड इट। सेकंड कह रहा है ह्यूज मैन मेड स्ट्रक्चर्स डिड नॉट अपील टू हिम। थर्ड कह रहा है मेन फ्लॉक टू सी इट। अब टॉल्स्टॉय ने जो आईफिल टावर था उसको नीचा क्यों दिखाया था, कौन से रीजंस थे। देखो पहला है मैन वॉज फूलिश टू बिल्ड इट, आदमी बेवकूफ था कि उसने ये बनाया, ठीक है, ये रीजन था। ए वाले में अभी हमने पढ़ा कि ये रीजन था, इस वजह से आदमी बेवकूफ है, उसने ये बनाया है, ये बात उन्होंने बोली थी, तो ए ले सकते हैं। टू कह रहा है ह्यूज मैनमेड स्ट्रक्चर्स डिड नॉट अपील टू हिम, कह रहा है कि बड़े बड़े जितने भी मैनमेड स्ट्रक्चर्स थे वो उसको कभी भी अच्छे नहीं लगते थे, इसकी बात तो की ही नहीं है, इसलिए 2 वाले को हम फिलहाल नहीं लेंगे। थर्ड देखो मैन फ्लॉक टू सी इट, कह रहा है बहुत सारे लोग जुटते थे आईफिल टावर को देखने के लिए, इस वजह से भी उसने बुराई की थी, तो थर्ड वाला भी लेना पड़ेगा, मतलब 1 और 3 के साथ में जाना पड़ेगा। तो देखो 1 और 3 किधर है, ए बाहर, बी बाहर, सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे एंड डी वुड बी किक्ड आउट, राइट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। याद रखिए इस चीज को कि जब भी हम कभी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो थोड़ी सी वाइड होगी, हमको फिर भी स्टिक रहना है उसी इंफॉर्मेशन पे जो पैसेज में कही गई है, उससे बाहर भाग के हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 108 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। चलो आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। व्हाई डिड टॉल्स्टॉय बिलीव दैट टोबैको वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल इंटॉक्सिकेंट्स? टॉल्स्टॉय को ऐसा क्यों लगता था कि जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स हो सकते हैं उन सब में सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या है? टोबैको है। ऐसा क्यों लगता था? तो देखो, ऑप्शन ए कह रहा है मैन लॉस्ट हिज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टोबैको। बिल्कुल सही बात है, ऐसा इन्होंने सीधा लिख के दिखाया था। आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि मैं क्या क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसीलिए शायद वो हवाई किले बनाने लगता है। ठीक है, तो ए बढ़िया है। बी देखो, टोबैको केप्ट मैन इन अ स्टेट ऑफ इनएबरेशन। नहीं, ये तो कहीं पे जिक्र नहीं है। सी बाहर हो गया, अब बी बाहर हो गया। पीपल हु कमिट क्राइम्स आर इनवेरिएबली एडिक्टेड टू टोबैको। नहीं, आर इनवेरिएबली टू टोबैको। इस वजह से नहीं कहा था कि जो लोग भी कमिट करते हैं क्राइम्स को, क्राइम को कमिट कौन भी कर सकता है? जो शराब पीते हैं वो भी कमिट कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने टोबैको को नहीं बोला था ऐसा। टोबैको को इसलिए बोला था कि आदमी सारा इंटेलेक्ट खो देता है जब भी वो टोबैको खाता है। तो इस वजह से ए ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ा है फिलहाल। डी देखते हैं, स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबव आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखो, ए तो ठीक है, यहां पे हम डी में अगर बात करें तो ए तो ठीक है, लेकिन बी यहां पे गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन भी नहीं लेंगे। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, मैन लॉस्ट हिज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टोबैको। चलो 110 पे आते हैं और देखते हैं 110 क्या पूछ रहा है हमसे। 110 क्वेश्चन नंबर 110 पूछ रहा है, व्हाई डिड मेन फ्लॉक टू द आईफिल टावर? अब आदमी बहुत सारा झुंड बना के आईफिल टावर को देखने क्यों जाते थे? मतलब लोगों का सैलाब आता था आईफिल टावर को देखने के लिए। ऐसा क्यों होता था? देखो, मेन वर अट्रैक्टेड टू द कासल्स बिल्ड इन द एयर। नहीं, ऐसा नहीं कि आदमी हवाई किलों को, जो हवाई किले बनते हैं उसको देखने के लिए जाता है। बिल्कुल गलत हो गया, ये तो सेंसलेस सा है। बी, मेन लॉस्ट देयर विजडम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो जितने भी लोग वहां जाते थे वो सब इंटॉक्सिकेंट मतलब टोबैको खाते थे और इस वजह से उनका होश उड़ जाता था, इस वजह से वो आईफिल टावर को देखने चले जाते थे। बेकार हो गया ना, सेंस नहीं बन रहा। बी बाहर। सी, मेन वर अट्रैक्टेड टू चाइल्डिश थिंग्स। आदमी लोग जो होते हैं वो बच्चों जैसी जो चीजें होती हैं उनसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बात तो लियो टॉल्स्टॉय की थी, ये असली रीजन नहीं था, है ना। ये लियो टॉल्स्टॉय किस लिए बोल रहे थे? आईफिल टावर पसंद करने वाले लोग जो थे उनके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। तो सी भी बाहर हो जाएगा। डी देखते हैं, मेन वर अट्रैक्टेड टू थिंग्स ऑफ नो वैल्यू। आदमी लोग अट्रैक्टेड थे थिंग्स ऑफ नो वैल्यू के चक्कर में। तो यहां पे डी वाले ऑप्शन के साथ अगर हम जाएं कि आदमी अट्रैक्ट था उस चीज के लिए जो कोई वैल्यू की नहीं थी, सो डी वाले कॉन्टेक्स्ट में हमें जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए बी और सी तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, मेन वर अट्रैक्टेड टू थिंग्स ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी इट्स करेक्ट चॉइस, क्योंकि ए बी सी तो सीधा सीधा हमने बाहर निकाल दिया है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे, लेकिन यहां पे एक नया डायरेक्शन शुरू हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स वाले कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है ना, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहां पे क्या हो रहा है, चलो डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो इट। Select the word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly। अभी कह रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें से एक वर्ड को निकाल दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, इसमें एक वर्ड को निकाल दिया गया है। इस वर्ड के लिए आपको 4 यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन 4 में से कौन सा वाला यहां पे फिट बैठ जाएगा वही आपको सेलेक्ट कर देना है और इस हिसाब से आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो तो इसमें करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला ट्राई करते हैं। इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो डैश फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन। अब इसकी जगह पे क्या होता है, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुना आपने, क्या वर्ड होता है? प्रावधान। प्रावधान का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा कोई चलता चला आ रहा रूल रेगुलेशन जो हम फॉलो कर रहे होते हैं ऑफिशियली, उसको प्रावधान बोलते हैं। तो उसके लिए वर्ड क्या है? प्रीसिडेंट। उसके लिए वर्ड क्या है? प्रीसिडेंट, मतलब पहले से चलता आ रहा कोई रूल रेगुलेशन, इसको प्रीसिडेंट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं, चांस नहीं और पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा प्रावधान की बात होती है ना। कोई ऐसा कस्टम जो चलता चला रहा होता है उसको प्रावधान बोलते हैं। सो 111 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए, प्रीसिडेंट, जिसका मतलब होता है प्रावधान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। कैन यू पे डैश ऑल दीज आर्टिकल्स। अब ये कह रहा है कि क्या तुम इन सारी चीजों के लिए पैसा दे दोगे या इन सारी चीजों का पैसा दे दोगे। इस बात को कैसे कह सकते हैं? कैन यू पे आउट
पे आउट तो नहीं होता है। पे आउट का मतलब होता है किसी चीज का खर्चा निकाल देना। पे ऑफ तो सेंस नहीं बन रहा है। पे फॉर हो सकता है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसको फिर मुझे खत्म करना पड़ता है ना, इट्स अ पे ऑफ ऐसे बोलते हैं। सो पे फॉर यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद में आर्टिकल्स के लिए बात हुई है कि जितनी भी चीजें हैं क्या तुम इन सबका पेमेंट करोगे। जब भी कभी ऐसा होना होगा हम क्या करेंगे, पे फॉर यूज करेंगे। सो इट वुड बी पे फॉर। ऑप्शन नंबर सी इज सिंपली दी करेक्ट चॉइस। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कैन यू पे फॉर ऑल दीज आर्टिकल्स। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। ही मे नॉट कम बट वी विल गेट रेडी इन केस ही डैश। अब देखो यहां पे क्या यूज किया गया है, ही मे नॉट कम, वो नहीं आ सकता है, वो शायद नहीं आएगा। अब इस मे को यहां पे यूज किया गया है, बट वी विल गेट रेडी इन केस। अब यहां से सेंटेंस चेंज हो गया है ना, लेकिन हम फिर भी तैयार हो जाएंगे इन केस ही डैश। अब देखो मे यहां यूज हो गया है, तो मे तो लगा नहीं सकते, दोबारा मे लगेगा नहीं, और विल और शैल लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मे लगा हुआ है, तो मे के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होनी चाहिए। अब यहां पे हम डू या डज के कॉन्टेक्स्ट में ही हमेशा रिप्लाई करते हैं। ही लगा हुआ है तो डू लगेगा नहीं, इसलिए यहां पे हमें डज लगाना पड़ेगा। याद रख लो इस चीज को, तो यहां पे डज ऑप्शन फिट हो जाएगा। कोई और मॉडल हम यहां पे नहीं लगा सकते, और ना ही हम दोबारा मे को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। ही था इसलिए डज लगा दिया। अगर मान लो आय होता या दे होता तो यहां पे हम डू लगा देते बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114, He is quite dash, you can never count on him in matters of secrecy। अब देखो यहां पे काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, है ना। तो जब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है वो कैसा होगा, भरोसा नहीं करने लायक होगा। तो ही इज क्वाइट डैश, यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम इन मैटर्स ऑफ सीक्रेसी। कह रहा है अगर कोई चीज सीक्रेट रखना है तो उस केस में आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब भरोसा ना करने वाला यहां पे मुझे वर्ड चाहिए। अनजस्ट का मतलब होता है जो चीज जस्टिस ना करे, है ना, मतलब एकदम अनफेयर हो, उसको अनजस्ट बोलते हैं। तो ए बाहर हो जाएगा, क्योंकि भरोसे वाला कोई मीनिंग नहीं है यहां पे। बी कह रहा है अनबियरेबल, मतलब इसको सहा नहीं जा सकता। सो दिस ऑल्सो डजंट मेक सेंस। सी देखो इनएफिशिएंट, मतलब जो कुछ नहीं कर सकता है उस वाले कॉन्टेक्स्ट में। सो सी इज ऑल्सो आउट। डी कह रहा है अनरिलायबल, मतलब कौन होता है, जिसपे भरोसा नहीं कर सकते, जिसपे यकीन नहीं कर सकते। सो डी वुड गो एज द करेक्ट चॉइस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सो ही इज क्वाइट अनरिलायबल, यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम इन मैटर्स ऑफ सीक्रेसी। इसलिए 114 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो 115 पे आते हैं। The governor will dash the oath of office to the 35 new ministers at 9:30 PM tomorrow। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक ओथ सेरेमनी जो होती है उसमें शपथ लेंगे, है ना। तो इसमें कॉन्फर के बारे में बात तो नहीं होगी, कॉन्फर तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। प्रेजेंट, विल प्रेजेंट तो मतलब ही नहीं है, विल बी प्रेजेंट होता तो चल सकता था। एग्जीक्यूट, विल एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई चीज को स्टार्ट करना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैं एग्जाम एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, तो कोई प्रोसेस है जो मैं स्टार्ट करा रहा हूं। यहां पे गवर्नर क्या करेंगे, उस चीज को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। तो एग्जीक्यूट नहीं बोल के हम यहां पे एडमिनिस्टर वर्ड को यूज करते हैं। याद रखो, फॉर्मली हम हमेशा एडमिनिस्टर वर्ड को यूज करते हैं। एग्जीक्यूट या फिर इस चीज को जो हम बोलते हैं कि कमेंस कराना है, वो चीजें जनरली नहीं यूज होती हैं। कमेंसमेंट यूज करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो एडमिनिस्टर यूज हो गया यहां पे फॉर्मली ओथ के लिए। कमेंस वर्ड एक होता है, कमेंस, इसको हम यूज करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 वाला। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। Most of the students have forgotten to bring their certificates. They will be dashed by the principal for this reason. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना सर्टिफिकेट लाना भूल गए हैं, इस वजह से उनको क्या होगा, प्रिंसिपल सर से डांट या मार पड़ेगी प्रोबेबली, है ना। तो यहां पे रिप्रोच्ड का मतलब है वापस आके किसी से जुगाड़ लगाना। सो रिप्रोच्ड गलत हो गया। अब्यूज्ड का मतलब है गाली वाली देना, तो फिलहाल प्रिंसिपल अब्यूज तो नहीं करेगा। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है इल्जाम लगाना, प्रिंसिपल इल्जाम नहीं लगाएगा कि तुमने नहीं लाया, ये तुम्हारी गलती है, ये इल्जाम लगाना हो गया।
रिप्रिमांडेड का मतलब होता है डांट पड़ना, सो मार पड़ना या डांट पड़ना कुड हैव मेड सेंस। सो मार पड़ना यहां पे नहीं है, सो रिप्रिमांडेड मतलब डांट पड़ना होता है, सो वी वुड गो विद दिस। सो दे विल बी रिप्रिमांडेड बाय द प्रिंसिपल फॉर दिस रीजन। रिप्रिमांडेड का मतलब होता है ऑफिशियली थोड़ा सा डांट लगाना कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। सो रिप्रिमांडेड यहां पे हम और भी वर्ड्स ले सकते थे, जैसे रिब्यूक्ड, REBUKED, रिब्यूक्ड ले सकते थे, ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे। सो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 117 पे। 117 पे आएंगे। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नाउ डैश टू द लोएस्ट लेवल। अब देखो यहां पे ड्रॉन है, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, निकल जाना या बाहर आ जाना, ये बाहर हो जाएगा, है ना। अब यहां पे लोएस्ट लेवल है, इसका मतलब है वापस ड्रिप हो जाने की बात हो रही है, ठीक। तो यहां पे मतलब गिर के कोई चीज लो लेवल पे आएगी। फिर यहां पे स्लिप्ड है, स्लिप का मतलब होता है यार कोई पोजीशन वाइज अगर स्लिप हो जाए, जैसे मान लो 3rd पोजीशन पे है, स्लिप हो गया, कोई किधर आ गया 5th पोजीशन पे आ गया, फिर स्लिप हो गया 7th पोजीशन पे आ गया, इस वजह से हम स्लिप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज डाउनफॉल कर रही है तो उसके लिए स्लिप्ड नहीं आएगा। स्लिप्ड के लिए हमको स्पेसिफिक रैंक चाहिए होती है, ठीक है, तब स्लिप्ड यूज करते हैं। परकोलेटेड और क्रेप्ट है, देखो क्रीप का मतलब हो गया धीरे धीरे रेंगना, कभी बढ़ना कभी धीरे धीरे घटना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लोएस्ट लेवल हो रहा है, मतलब एकदम से ड्रिप होने वाली बात हो जाएगी। सो परकोलेटेड लेंगे जिसका मतलब है धीरे धीरे बिल्कुल डाउन वाले कंडीशन पे आ गया। सो परकोलेटेड वुड बी द रिक्वायर्ड वर्ड, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉन, स्लिप्ड, क्रेप्ट बाहर हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। 118 कह रहा है, मिस्टर रामसे डिड नॉट नो वेदर मिस जेन न्यू डैश स्विमिंग टू स्विम, हाउ टू स्विम या फिर स्विमिंग। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पे नो लिखा है, यहां पे रिमेंबर हो सकता था, यहां पे लर्न हो सकता था। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में अगर ऐसा कभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स आए, मतलब कि स्विम आएगा, टू स्विमिंग आएगा, स्विमिंग आएगा सिर्फ, या टू स्विम आएगा, तो याद रखना हमेशा अगर वर्ड में HOW वाला लगा हो या फिर WH वाला कुछ भी यूज हुआ हो तो उसको प्रेफर कर देते हैं, है ना। जैसे वेदर मिसेस जेन न्यू हाउ टू स्विम या स्विमिंग वाले हमारे पास में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं जाऊंगा किसके साथ में, ऐसे वाले ऑप्शन के साथ में जाऊंगा जिसमें W और H लगा हो। तो यहाँ पे हाउ टू स्विम लिखा है, इस वजह से मैं प्रेफर हमेशा हाउ टू स्विम को करूंगा, ठीक है। स्विमिंग हो सकता था, टू स्विम हो सकता था, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा मेरी हाउ टू स्विम पे ही रहेगी, याद रखिएगा इस चीज को। वर्ड्स है रिमेंबर, लर्न एंड नो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। 119 क्वेश्चन कह रहा है, he dash the role of the organization in creating environmental awareness among the people। अब ये collaborated है, commanded है, contrasted है या commended है। he dash the role of the organization in creating environmental awareness among the people। अब देखो यहाँ पे awareness लोगों के बीच में जग चुकी है, उस चीज को शायद कंसिडर किया जा रहा है या फिर उसकी तारीफ की जा रही है या फिर उसको उसकी बुराई की जा रही है। तो वर्ड्स है कोलैबोरेटेड, ही कोलैबोरेटेड द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं है कोई आदमी कोलैबोरेट नहीं कर सकता, कोई आदमी किसी और से कोलैबोरेट करता है, तो ही कोलैबोरेटेड का मतलब ही नहीं है। ही कमांडेड द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द पीपल, हो सकता है कमांडेड। सी कह रहा है ही कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्टेड का मतलब होता है ऑपोजिट कर देना, किसी चीज को उल्टा कर देना, बी बाहर हो गया। डी है कमेंडेड, कमेंडेड का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना, है ना, कि तुमने बहुत अच्छा किया। So he does the role of the organization in creating environmental awareness among the people। देखो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप कमांडेड नहीं कह सकते, यू कैन कमांड पीपल नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए बी बाहर है। क्या किसके साथ जाएंगे हम, डी के साथ जाएंगे बेटा, समझ आ रहा है। तो हम कमेंडेड जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तारीफ करने की बात हो रही है ना, कमेंडेबल बोलते हैं ना कि वाह काबिल तारीफ, तो उसी को कमेंड बोलते हैं। कमेंड या कमेंडेड मतलब तारीफ के काबिल होना। सो डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पूरे पेपर का, एंड द क्वेश्चन इज नंबर 120, 120वां क्वेश्चन, और फाइनली 2017 का ये जो सेट है पूरा ये खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। वी शुड गिव एवरीवन ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप बट वी हैव डैश दिस एस्पेक्ट टिल नाउ। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, सबको ट्रेनिंग देना चाहिए सिटीजनशिप की, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इस एस्पेक्ट को क्या किया है। देखो अगर हम डिनाई करेंगे इसका मतलब हमने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था, तो सजेस्टिव मोड में आएगा ही नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब पहले से ही बना हुआ है। तो डिनाई करेंगे इसका मतलब कभी माने ही नहीं थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा खराब वर्ड हो जाएगा।
फिर नेग्लेक्टेड, रिफ्यूज, डिसअलाउड। अब देखो रिफ्यूज्ड और डिसअलाउड ये फिर से उस चीज को नहीं मानने के कॉन्टेक्स्ट में है। नेग्लेक्टेड का मतलब है यहां पे कि हमने इस चीज को अभी तक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए। तो इकलौता वर्ड जो यहां पे लॉजिक दे रहा है वो निग्लेक्टेड है बेटा, ठीक है। डिनाइड में सीधा सीधा मना ही कर दिया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। इसे निग्लेक्टेड करेंगे कि हमें करना ऐसा चाहिए लेकिन हमने अभी तक इसको निग्लेक्ट किया हुआ था, अभी तक इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। समझ आ गया? सो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस इस एग्जाम में जो 2017 के सेट ए में पूछे गए थे। कोई सा भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था कि आप उसको कर ना पाओ, ठीक है। रोज क्लासेस में हम इन चीजों को प्रैक्टिस भी करते हैं, चैप्टर वाइज वर्ड सिखाता हूं आपको, इडियम सिखाता हूं। धीरे धीरे करके आप ये सारे क्वेश्चंस को आसानी से करना सीख जाओगे। इतना टाइम हमें इसलिए लगा जस्ट बिकॉज सारे क्वेश्चन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने थे। अगर इस चीज को आपको विद इन गिवन टाइम में करना हो तो भी ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे आप ये चीजें सीख जाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते चलिए। थैंक यू।